चलिए तो यहाँ पर आपकी दिवाली में कैसे आपके पोर्टफोलियो के जरिए मुस्कान आ सकती है और कैसे आपका पोर्टफोलियो समृद्ध बन सकता है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। और जैसे कि पेशकश की शुरुआत में हमने आपको बताया कि सोने पे फोकस रहेगा, रियल एस्टेट में फोकस रहेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी है अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एड्यू स्कूल, कुणाल शाह कमोडिटी रिसर्च हेड निर्मल बांग और अभिनव जोशी रिसर्च हेड इंडिया मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका CBRE हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी को समृद्ध दिवाली मुबारक हो। आज हमारा फोकस होने वाला है सोने पर और रियल एस्टेट पे। अक्सर आप जब भी बात होती है निवेश को लेकर तो हम सोने में अधिकतर भारतीयों का रुझान देखते हैं, उनकी दिलचस्पी देखते हैं और हमारे साथ कुणाल मौजूद हैं। तो सोने की चाल पर आइए आप ही से हम बात करते हैं। कुणाल, फिलहाल आपका विश्लेषण, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन हम उभरती हुए देख रहे हैं और कई बार आपसे जब भी शो पर बात हुई है ये पता चला है कि अब के साल जो डिमांड के लिहाज से कमी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन कीमतों में जो इजाफा आ रहा है वो कितना आप और बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या आपका आकलन विश्लेषण कहता है? ओके कविता जी, सभी दर्शकों को आपको सबको हैप्पी दिवाली। और ये दिवाली के शुभ पर्व पे मैं सभी न्यू व्यूअर्स को हमारा व्यू देना चाहूँगा। वी आर वेरी बुलिश ऑन गोल्ड। मुझे लग रहा है कि गोल्ड ये साल मतलब आने वाले साल नेक्स्ट दिवाली तक एक मेजर बुल रन में रहने वाला है। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो मार्केट में बरकरार है। पहले रशिया यूक्रेन था, अभी इजराइल और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम आ रहा है, चाइना ताइवान है। आगे जाके किसी को मालूम नहीं था जब ये इवेंट हुआ जियोपॉलिटिकल, nobody was aware that this will be so big, such a big event. So आने वाले टाइम में ऐसे आई प्रे ऐसा ना हो, पर ऐसे इवेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, पूरे वर्ल्ड विश्व की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है उनकी बैलेंस शीट डैमेज हो चुकी है कोविड के बाद। लगातार मनी प्रिंटिंग करने के कारण पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और हार्ड एसेट से उनकी वैल्यू बढ़ रही है। सो हर एक सेंट्रल बैंक, अगर आप 1980 से 2000 तक देखेंगे तो सब सेंट्रल बैंक यूएस की ट्रेजरी बाई करती थी और गोल्ड बेचती थी। सो ये ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया है। सभी सेंट्रल बैंक गोल्ड बाई कर रही है और यूएस की ट्रेजरी बेच रही है। सो हर साल पिछले 10 साल से 400 टन की गोल्ड की बाइंग होती थी सेंट्रल बैंक की पर ईयर। जो पिछले साल हुई थी 1150 टन, ये साल होगी तकरीबन 850 से 900 टन की। सो सेंट्रल बैंक बाइंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन। सेंट्रल बैंक खुद ही बाई कर रही है फाइनेंशियली, मॉनेटरी बेस पे। जियोपॉलिटिकली कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो अपने आप को हेज करने के लिए, अपना रिजर्व डाइवर्सिफाई करने के लिए सेंट्रल बैंक गोल्ड खुद ही बाई कर रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आगे जाके नेक्स्ट साल तकरीबन अप्रैल या मई महीने में रेट कट होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज द रेट्स कैन नॉट स्टे लॉन्गर फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। सो जब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होती है तब डॉलर इंडेक्स से वो तेजी से नीचे आता हुआ दिखेगा। सो कुल मिला के ETF गोल्ड के जो इन्वेस्टर है उसमें लास्ट 1.5 साल से सेलिंग है। सो ये सेंट्रल बैंक बाई कर रही है और उसपे ETF के भी बाइंग आ जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और नेक्स्ट साल जो गोल्ड अभी फिलहाल $1960 चल रहा है वो एक बार $2300 और $2400, इंडिया में 68,000 69,000 तक के लेवल्स आपको आने वाले साल में देखने मिल रहा है। सो गोल्ड, जो मैं हर दिवाली पे आपके शो में कहता आया हूं, आज भी यही कहता हूं, गोल्ड में कोई मंदी की बड़ी जगह नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन, छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे। स्टे इन्वेस्टेड इवन एट दीज लेवल्स, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। आपका 10 से 15% इन्वेस्टमेंट ओवरऑल गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन सच अनसर्टन टाइम। सो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अनसर्टेनिटी, मॉनेटरी फ्रंट पे अनसर्टेनिटी और इंटरेस्ट रेट फ्रंट पे अनसर्टेनिटी। सो आगे जाके तो सोने में बड़ी अपसाइड देखने मिलने वाली है, ऐसा व्यू है।
बिल्कुल बड़ी अपसाइड देखने को मिलने वाली है। 68,000 और 69,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 2023 में अगर हम देखें तो लगभग 20% से ज़्यादा का हम रिटर्न भी है जो देख चुके हैं 2015 में, जहां पर हमने देखा था कि कमी थी रिटर्न में। लेकिन अर्णव जी, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सोने ने कभी निराश नहीं किया है। और जैसे कुणाल भी बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है सोने में आपको मुनाफा ही होगा। मंदी की, जहाँ पे जैसे कुणाल को ही अगर मैं कोट करूँ, मंदी की कोई बात नहीं होती है सोने में। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है दर्शकों को ये समझाना कि इस तरह का जो एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो में बहुत टैक्टिकली होना चाहिए। ये इस मानसिकता से भी आता है क्योंकि भारतीयों को सोना अपने पोर्टफोलियो में पसंद है और अधिकतर समय हम देखते हैं कि वो गहनों के फॉर्म में उनको पसंद है, जबकि आपके पास ऐसे बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं जिसके ज़रिए जो है आप सोने में निवेश कर सकते हैं और इस तरह की चाल का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। त्योहारी समय है, ऐसे में लोग शुभ खरीदारी करते हैं, भले ही थोड़ा बहुत कर रहे हो अर्णव जी, लेकिन सोना ज़रूर खरीदते हैं। हिस्टोरिकली रिटर्न के लिहाज से थोड़ा सा हमें अंदाज़ा दें कि सोने ने आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो में फ़ायदा दिया है। मौजूदा समय में अगर खरीदारी करनी हो तो कैसे करें? पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब देखिए, जब आप सोने में निवेश करते हैं तब पहले तो आपको एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है इन टर्म्स ऑफ कि उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप उसे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज्वेलरी और फिजिकल गोल्ड जो आपने खरीदा है वो एक माध्यम बन जाता है। दूसरी बात है, जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हो और आप जब कह रहे हो कि गोल्ड में ओवरऑल सिचुएशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है कि रिटर्न के लिहाज से काफी अच्छी रही है, तो ये समझना होगा हर एक व्यक्ति को कि दो फैक्टर्स गोल्ड प्राइस को भारत में डिटरमिन करते हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल प्राइस जो गोल्ड का है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका एक सीधा असर होता है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी और भी जरूरी है वो है कि रुपी का डॉलर के सामने किस प्रकार का मूवमेंट होता है। और हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जाके देखिए तो रुपी का जो है वो एक कांस्टेंट डिप्रिशिएशन होते जा रहा है। और ये कारण को लेके आप देखेंगे कि भारत में जब कोई निवेशक सोने में निवेश करता है तब उसके रिटर्न में ये दूसरा फैक्टर है एक्सचेंज रेट मूवमेंट का, वो भी एक काफी अच्छा बूस्ट देता है ओवरऑल रिटर्न को। तो इसीलिए आपको, जब आप अपने ओवरऑल रिटर्न्स देखते हैं तो गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस मूवमेंट प्लस रुपी डेप्रिसिएशन, ये आपको काफी फायदा देता है। अब आते हैं उस बात पे कि आपको कौन से माध्यम चुनने चाहिए। अगर देखिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म आउटलुक है, आप सोने को अपने पोर्टफोलियो में उसका जो स्थान है, जितना आपने एलोकेशन किया है उसके लिए आपको एक बार खरीद के रखना है इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो है। क्योंकि उसमें एक तो आपको एक प्राइस राइज का बेनिफिट मिलता है, दूसरा उसके साथ एक 2.5% पर एनम एक इंटरेस्ट भी आपको उसके साथ मिल जाता है। और खास करके ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स उसके पूरे समय के लिए स्टार्ट टू फिनिश रखते हैं तब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये आता है कि उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपका आउटलुक इतना लंबा नहीं है, शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म है इन, और आप ये देखना चाहते हैं कि इस समय में मैं कैसे उसका बेनिफिट ले सकूं, तो आपके पास जो एक गोल्ड ईटीएफ का माध्यम है वो भी एक अच्छा माध्यम है जिसका आप पूरी तरह से उसमें निवेश करके उसका प्राइस का एप्रिसिएशन का आप लाभ ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सोने पर तो हम वापस से और बात करेंगे और फिलहाल ख़रीदारी के आपके पास किस तरह के विकल्प हैं और कैसे रणनीति बनानी चाहिए, न सिर्फ दिवाली को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस तरह के एलोकेशन को अगर आपको पोर्टफोलियो में जगह देनी है तो कितने बेहतरी से आप ये कर सकते हैं और क्या क्या विकल्प हैं आपके पास जो न सिर्फ आपको कमाई का वादा दे बल्कि आपके लिए टैक्स के लिहाज से भी काफ़ी एफिशिएंट हो। लेकिन अभिनव से बात करते हैं क्योंकि हम रियल एस्टेट की भी आज बात कर रहे हैं और दिवाली का मौका है, ऐसे में लोग जमकर
घरों की बिक्री के लिए बुकिंग भी करते हैं और न सिर्फ डेवलपर्स और बिल्डर्स बल्कि लोगों को भी दिवाली जैसे त्यौहार का इंतज़ार होता है जहां पर उनको ऑफर्स मिले। और अभी ना फ़िलहाल बताइए कि कितनी हलचल है त्योहारी मौसम में, जहां तक घरों की बिक्री की बात है, किस तरह के टिकट प्राइस को लेकर आप देख रहे हैं डिमांड ज़्यादा है, किन किन पॉकेट्स में डिमांड ज़्यादा है, किस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं? धन्यवाद आपके इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाने के लिए और दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। देखिए दिवाली का जो ये सीजन होता है बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इनफैक्ट नवरात्र से शुरू होकर दशहरा, दिवाली और साल के एंड तक जो पूरा ये सेकंड हाफ होता है अगस्त से लेकर दिसंबर तक, इसमें जनरली 60 से 65% सेल्स और नए लॉन्चेस होते हैं प्रोजेक्ट्स के। और हमने नवरात्रों से ही देखा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड है सेल्स मोमेंटम का और इंक्वायरीज का। काफी होम बायर्स हैं, काफी ऐसे फेंस सिटर्स हैं, फेंस सिटर्स एंड यूजर्स जिन्होंने शायद डिसीजंस ना लिए हों पिछले साल या साल के शुरुआत में, जो कि दिवाली का वेट करते हैं या फेस्टिव सीजन का वेट करते हैं। ज्यादातर सेल्स मिड एंड सेगमेंट में है। मिड एंड सेगमेंट होगी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ या 1 करोड़ 25 लाख तक, और अफोर्डेबल सेगमेंट जो कि 50 लाख से नीचे है। हालांकि 50 लाख से नीचे अब सप्लाई थोड़ी कम हो गई है क्योंकि लैंड प्राइसेस में काफी एस्केलेशन हुआ है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एस्केलेशन हुआ है। तो डेवलपर्स जनरली मिड एंड सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं या फिर आपके हाई एंड सेगमेंट में, जो कि 1.25 या 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक हो सकता है। इसके अलावा हमने एक बहुत बढ़ोतरी देखी है लग्जरी सेगमेंट में। लग्जरी सेगमेंट होगा 4-5 करोड़ के टिकट प्राइस या उससे ज्यादा। दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, मेन दिल्ली, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद, ये वो 4-5 मार्केट्स हैं जहां पर तकरीबन 35 से 40% सेल्स लग्जरी सेगमेंट में हुई हैं। और ये वो सेगमेंट है जिसके एंड यूजर्स जनरली मॉनेटरी टाइटनिंग या रेट्स के बढ़ने से इंपैक्ट नहीं होते हैं। ये एचएनआईज होते हैं या एनआरआईज होते हैं जो कि इंडियन रियल एस्टेट में एक रिटर्न के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वहां पर हमने काफी बढ़ोतरी देखी है। फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें कुल मिला के अराउंड 1.5 लाख अपार्टमेंट्स बिके हैं टॉप 7-8 सिटीज में। सेकेंड हाफ फेस्टिव सीजन से लेकर जब अगस्त से लेकर दिसंबर तक की, तो ऑलरेडी एक 10 से 15% का इजाफा सेल्स में और न्यू लॉन्चेस में हमें देखने को मिला है। तो ये टिपिकल जंप है जो फेस्टिव सीजन के अराउंड होता है अक्रॉस ऑल मार्केट्स, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, गुड़गांव हो, चाहे वो मुंबई हो, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर। और जनरली ये कॉन्सेंट्रेटेड है उन पॉकेट्स में, या तो वो प्राइम है, कोर लोकेशंस है, या फिर पेरिफेरल लोकेशंस है जहां पर कोई प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई हाईवे आ रहा है, कोई नया एयरपोर्ट आ रहा है, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज्ड है, या इमर्जिंग लोकेशंस है। ऐसी लोकेशंस आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आप घर जैसी खरीदारी की प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अर्नब जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें अब जो हैं कम होने की शुरुआत में थोड़ी सी और देरी होती हुई दिखाई दे रही है, और जो पॉज है वो शायद लंबा चल सकता है। अब ऐसे में जो लोग हैं जो इस तरह के समय को भुनाना चाहते हैं घरों की खरीदारी के लिए, किस तरह की नसीहत आप उनको देना चाहेंगे? डिमांड भी है और क्योंकि त्योहारी मौसम है तो आप शायद ऑफर्स का फ़ायदा भी उठाना चाहें, लेकिन कुछ बुनियादी तैयारी होगी जो आपको अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए, खासतौर से ऊंची ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए। जी, ज़रूर। अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, खास करके जबकि आप एक घर खरीद रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक बिग टिकट परचेज़ है और उसे आप नॉर्मल दूसरे एसेट्स की तरह रेगुलरली नहीं खरीदते। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि ब्याज दरें इतनी हाई है, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अमाउंट आपने लोन की तरह से लिया है, क्योंकि मोस्ट हाउसेस लोन के माध्यम से फाइनेंस होता है, तो उसमें ईएमआई का बोझ कितना आएगा? क्योंकि ईएमआई जो होता है वो आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, नॉट सिर्फ एक हाउसिंग लोन की ईएमआई की तरह, लेकिन आपका जो पूरा जो डेट बर्डन है, टोटल ईएमआईज होते हैं, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, वो सभी एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर इनकम जो है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि एक ओवरऑल आपके फाइनेंसेस पे कंट्रोल रहता है। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई घर खरीदने जाए, तब
आपको एक डाउन पेमेंट तो करना ही रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो घर आपको पसंद आ गया, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट आता है, उसमें आपके बजट से शायद थोड़ा ज़्यादा ही होता है और उसमें आपको फिर एडिशनल एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं। तो जभी भी आप इस प्रकार घर का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके पास एक एडिशनल अमाउंट भी होना चाहिए, जिससे आपका ये पूरा ट्रांज़ैक्शन अ, खत्म हो जाए, यानी कि एक कंप्लीट हो जाए और ऐसा ना हो कि एक छोटे अमाउंट के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या कहीं पे रुक जाना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों को, जिन्होंने जो लोन लिया था, वो लो इंटरेस्ट समय में लिया था। तो अब जबकि ब्याज दरें इतनी बढ़ गई है और साइकिल इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपरी तरफ है, तो उस समय उनको उनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कि कितनी और किस्तें उनको बाकी भरने हैं, वो इतनी बढ़ गई है कि उसमें भी उनको अब थोड़ा प्लानिंग करके वो जो नंबर ऑफ ईएमआईज़ बाकी है उसको कम करने पड़ते हैं। तो आपको इस प्रकार के कंटिंजेंसीज़ का भी थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन जब आपने ये सभी चीज़ों को देख लिया है, तब आपके लिए अपना जो घर की पसंदगी है, उसको फिर ध्यान में रखते हुए ये फाइनेंशियल चीज़ें उसमें आपको मददरूप होनी चाहिए, कोई हिंडरेंस नहीं। तो सिर्फ इसी का ध्यान रखिए, तो फिर आपका पूरा फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन अच्छी तरह से खत्म हो जाए। चलिए, अब ऐसे में सोने में की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर खरीदारी करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कुणाल, डाइवर्सिफाइड अप्रोच अगर सोने में निवेश को लेकर किसी को अपनानी है, तो हमें आप किस तरह के डूज़ एंड डोंट्स और विकल्प सुझाएँगे? वेल अगर आपको सोने में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले इट्स नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे जाके यहाँ से कोई भी मॉनेटरी डिबेसमेंट और होता है तो गोल्ड विल रिस्पॉन्ड वेरी एग्रेसिवली टुवर्ड्स इट, नंबर वन। नंबर टू, विकल्प की अगर आप बात करेंगे तो विकल्प में जैसे हमने पहले भी सुना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 3 साल 5 साल लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली माय फर्स्ट चॉइस विल बी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सेकंड, ऑब्वियसली गोल्ड ईटीएफ्स, दे आर आल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन आवर कंट्री। सो कोई अगर 1 साल 1.5 साल का व्यू रख रहा है तेजी का गोल्ड में, देन फाइनेंशियल डिजिटल असेट्स, डिजिटल वे में ETF is one of the best way. And if somebody wants to have the feel and wants to own, then in the last, you can have a physical delivery of gold and keep it in your vault. So आज के टाइम में गोल्ड के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी जो विश्व में जो टाइम चालू है, जो अनसर्टेनिटी चालू है, ऐसे में गोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ओवरनाइट कोई भी इवेंट ऐसी हो सकती है कि जिससे आपकी दूसरे जो रिस्क असेट्स है वो बहुत बुरी तरह से परफॉर्म करे और वही टाइम पे गोल्ड आउट परफॉर्म करे। सो गोल्ड इज मस्ट इन योर पोर्टफोलियो इन विच एवर वे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, फिजिकल डिलीवरी, I think all of them, as per your needs and requirements, you can own it and it will definitely benefit you all in a longer run. जी, अब सवाल यहाँ पर यही आता है, क्योंकि हम पारंपरिक निवेश विकल्पों की बात कर रहे हैं और सोना और रियल एस्टेट बहुत ही ज़रूरी लगते हैं लोगों को अपने पोर्टफोलियो में रखने, और डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से पोर्टफोलियो लेवल पर अगर हम देखें तो इनमें आपको एक्सपोजर रखना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि कितना कितना रखा जाए। फ़िलहाल क्या इस एक्सपोजर की मात्रा को बाज़ार की चाल के मुताबिक आपको बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? खैर, रियल एस्टेट जैसे निवेश की प्लानिंग आपको बहुत समय पहले से करनी होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है तो क्या आपको एक और खरीदना चाहिए? सोने में अगर मौजूदा निवेश है तो क्या फ़िलहाल जिस तरह के लेवल्स बताए जा रहे हैं कुणाल की तरफ से, आपको निवेश बढ़ा लेना चाहिए? अब किस तरह से एलोकेशन करें पोर्टफोलियो में? अगर आप देखें कि ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, उसमें जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी एरिया में थोड़ा ओवर एक्सपोजर ना हो, क्योंकि टेंडेंसी ये होती है कई बार कि जब एक एरिया अच्छा कर रहा है तो वहां पर एलोकेशन बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है कि प्राइस एप्रिसिएशन से जो परसेंटेज एलोकेशन है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो गोल्ड के लिए आपको
8 से 10% तक का अगर आपने एक रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है, वो एक रीजनेबल एलोकेशन है। आपको उसे बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस मात्रा में वो पोर्टफोलियो में अपना जो रोल है वो काम कर देगा। दूसरी बात होती है कि रियल एस्टेट का एलोकेशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज अमाउंट, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है या किस प्रकार से आप एक्सपोजर ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक शायद आपके पास घर हो जिसमें आप रह रहे हैं, तो वो एक एलोकेशन तो आपका हो ही गया। दूसरी बात, अगर आप एक एडिशनल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर आपको ये भी देखना है कि आप जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में जा रहे हैं या कमर्शियल रियल एस्टेट में, क्योंकि आज की तारीख में एक जो अच्छी बात ये भी है कि हमारे वहां भी रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एंट्री हो चुकी है, तो आपको वहां पर भी एक ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 20 to 25% से ज्यादा रियल एस्टेट का भी एलोकेशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज में नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान में अगर आपने रखा है, तो फिर आप इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सभी को एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहां पर इन सभी एरियाज का बेनिफिट आपके ओवरऑल कैपिटल एप्रिसिएशन या वेल्थ बिल्डिंग में होगा। तो ये है वो समृद्धि वाले नुस्खे जो हम आपको बता रहे हैं, और इसके अलावा लगातार निवेश के तमाम विकल्पों पे तो हम बात करते ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल अर्णव जी आपका, कुणाल आपका, अभिनव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया सोने में और रियल एस्टेट में निवेश करने को लेकर। चलिए, तो ये दिवाली समृद्धि वाली और इसी खास संदेश के साथ और समृद्धि के नुस्खों के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। लेकिन वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।